हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर एकेडमी में। आज का वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का 2009 से 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यानी क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि 100 मार्क का एग्जाम होता था जिसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अब देखिए, आपका जो आप लोगों का जो पैटर्न रहेगा, एग्जाम का जो पैटर्न है 2024 का क्या रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 सब्जेक्टिव रहेगा और 20 जो आप लोगों को स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2009 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, दो लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के मुख्य 2 कारणों का उल्लेख करें। इसका आंसर है नंबर 1, कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी के लिए उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से आपसी कूटनीति बढ़ी। नंबर 2 क्या है, इस स्थिति का लाभ नायक अपने विद्रोहों द्वारा उठाने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए विदेशी पर्यटकों के विवरण क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या है, मध्य युग के अध्ययन के लिए विदेशी पर्यटकों के यात्रा विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, वे उस युग के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ लोक प्रथाओं एवं जन परंपराओं का विवरण देते हैं। नंबर 2, इनके विवरणों से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी संभव हो पाया है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दृष्टिकोण का उल्लेख करें। तो इसका आंसर क्या है, कांग्रेस ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर स्पष्ट वायदों के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग देने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, संथालों को विद्रोहों पर क्यों उतरना पड़ा, 2 कारणों का उल्लेख करें। संथालों को विद्रोहों पर क्यों उतरना पड़ा, 2 कारणों का उल्लेख करें। नंबर 1, पहला कारण, जमींदार संथालों को दी गई जमीन पर अपना हक जताने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 2, साहूकारों से प्रति ऋण पर भारी ब्याज के बोझ से जमीन खोने का खतरा बढ़ रहा था। तो देखिए, ये ग्रुप ए का था। पहले क्या होता था कि 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहते थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो देखिए, अब ग्रुप बी का क्वेश्चन है। ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डालें। देखिए इसका आंसर क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है ये वाला। हड़प्पाई लोग, आंसर है कि हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्र पात्रों के चित्रों से मिलता है। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मातृ देवी ही उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है तथा हाथ में कटार तथा गले में मुंडों की माला है। इससे पता चलता है कि लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे अथवा नहीं, यानी इसका साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से इनके एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती। संभवतः ये लोग वृक्षों तथा पशुओं तथा सांपों और पत्थरों की भी पूजा करते थे। यह धर्म आजकल के हिंदू धर्म का मूल रूप था। बड़ी संख्या में ताबीज प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञान होता है कि वह संभवतः भूत प्रेत में विश्वास रखते थे तथा इनसे डरते थे, इसलिए वे रक्षात्मक ताबीज पहनते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। इसका आंसर है, स्तूपों के साथ मंदिरों का भी विकास हुआ जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। प्रारंभिक मंदिरों में एक गर्भगृह होता था जो चौकोर होता था। पूजा के लिए जाने के लिए एक दरवाजा होता था। आगे चलकर गर्भगृह
के ऊपर शिखर बनाया गया। मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया जाता था। मंदिर स्थापत्य के विकास के साथ मंदिर के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारों और तोरण भी जुड़ गए। चट्टानों को काट कर कृषि गुफा भी बनाए गए, जिनका प्रारंभ ईसा पूर्व में 3री सदी में हुआ। इसका विकसित रूप कैलाशनाथ के मंदिर बराबर यानी बिहार में दिखाई देता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काट कर उसे मंदिर के रूप दे दिया गया था। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। सांची स्तूप के खोज एवं इसके संरक्षण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। इसका आंसर क्या है? सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका नंबर 1 डैश देकर के नंबर 1 दिया हुआ है। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम की सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। नंबर 2, यही नहीं, जब जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर विस्तृत ग्रंथ लिखा तो इसके प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, इसलिए जॉन मार्शल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। फिर नंबर 3 है, सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। नंबर 4, भोपाल की बेगमों के प्रयास से सांची के स्तूप सुरक्षित रहा और किसी अन्य के हाथ में नहीं जा सका। अब क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत के लेखन कला एवं रचयिता अत्यंत विवादित रहे हैं, विवेचना करें। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में भी पूछा है और 2015 में भी 2012 में भी जय बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब हम लोग 2012 वाला करेंगे तो उसका आंसर वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये तो सेक्शन 1 का था, सेक्शन 2 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विजयनगर साम्राज्य को चलाने में नायक एवं अमर नायक की भूमिकाओं की विवेचना करें। क्वेश्चन 5 नंबर का है कि विजयनगर साम्राज्य को चलाने में नायक एवं अमर नायक की भूमिकाओं की विवेचना करें। तो देखिए इसका आंसर है अमर नायक के कार्य डैश। देखिए नंबर 1, अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। नंबर 2, वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। नंबर 3, वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। और नंबर 4, ये दल विजयनगर के शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। भेंट मतलब गिफ्ट देते थे, भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल के अभिजातीय वर्ग की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल के अभिजातीय वर्ग की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि मुगल अधिकारी वर्ग के प्रमुख अंग, उसके बाद डैश दे देना है। मुगल काल में सरदारों की गणना शासक तथा उच्च वर्ग में होती थी। ये सरदार अथवा अमीर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। इनमें मध्य एशिया से आए मुगल सरदारों का विशेष स्थान था। उनके बाद तुर्क अफगान सरदारों का दर्जा था। बाद में भारतीय मुसलमान सरदार, शेख जादे या हिंदुस्तानी राजपूत राजा, हिंदू उच्च अधिकारी तथा मराठे भी मुगल अधिकारी वर्ग में शामिल किए गए। मुगलकालीन अधिकारी वर्ग में कुलीन एवं योग्य विदेशी
तथा राजवंशी राजपूतों और योग्य हिंदुओं को मुगल अधिकारी वर्ग में शामिल किया गया। जहांगीर ने अफगानों तथा शाहजहां ने मराठों को भी शासक वर्ग में शामिल कर लिया। राजपूतों, मराठों तथा हिंदुओं का मुगल साम्राज्य में विश्वास बढ़ने के साथ साथ इनका अधिकारी वर्ग में अनुपात भी निरंतर बढ़ता गया। यहाँ तक। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है। उसके बाद मुगलकालीन शासक वर्ग की जीवन पद्धति। अब यहाँ से देखना है कि मुगलकालीन शासक अथवा उच्च अधिकारी वर्ग अपनी संपन्न आर्थिक स्थिति के कारण ऐश्वर्य एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। मुगल सरदार शानो शौकत में सम्राट का अनुकरण करते थे। ये फलदार वृक्षों एवं सुंदर फव्वारों से युक्त बागों में बने शानदार महलों में रहते थे। वे बड़ी संख्या में दास, दासियों, घोड़े, हाथी आदि रखते थे। कई सरदारों के पास बड़े बड़े हरम थे। वे खाने पीने में बहुत खर्चे करते थे। भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा फल होते थे। कई फल तो बलख, बखूरा तथा समरकंद से मंगवाए जाते थे। बर्फ का भी बहुत प्रयोग होता था। स्त्री पुरुष दोनों ही कीमती गहने और कपड़े धारण करते थे। अपने स्तर के अनुसार सरदारों को वर्ष में 2 बार सम्राट को भेंट भी देनी पड़ती थी। इतने भारी व्यय के कारण मुगल सरदार प्रायः कर्ज में फंसे रहते थे। यहाँ सरदार है, मुगल सरदार प्रायः कर्ज में फंसे रहते थे। फिर आगे यहाँ है, पैराग्राफ फिर चेंज करके आप लोगों को लिखना है। अधिक व्यय के कारण डैश दे देना है कि मुगल सरदारों की बचत में विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति सम्राट द्वारा जब्त कर ली जाती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि केवल उन्हीं सरदारों की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी जिनको केंद्र सरकार का ऋण चुकाना होता था। मृत सरदार के उत्तराधिकारियों से उसके द्वारा ली गई ऋण की राशि काटकर शेष संपत्ति उनमें बांट दी जाती थी। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में पूंजी निवेश के अच्छे माध्यम न होने के कारण भी मुगल सरदार अपने रहन सहन पर बहुत अधिक व्यय करते थे। मुगल सम्राट के प्रधानमंत्री अबुल फजल ने सरदारों को उद्योगों, क्रय विक्रय तथा ब्याज पर धन लगाने की सलाह दी थी। देखिए आंसर बड़ा है, समझ रहे ना। तो आंसर को आप लोग अगर यहाँ तक ही अगर करेंगे तो भी आप लोगों का नंबर में कोई कटौती नहीं होगी, आप लोगों को फुल मार्क मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है कि 18वीं सदी के भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विवरण ने पश्चिमी विचारकों को किस प्रकार प्रभावित किया, बर्नियर के विवरण के संदर्भ में जिक्र करें। देखिए इसका आंसर क्या है। भारत यात्रा के दौरान मुगलकालीन समाज का जो वर्णन बर्नियर ने किया है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसने शासक को बहुत ही निरंकुश बताया है। समाज के लोग विशेषकर किसान वर्ग बहुत दुखी था। संपूर्ण भूमि की प्रभुता शासक के पास थी, जिसके कारण लोगों में काफी असंतोष था और कृषि, शिल्प आदि की हालात अच्छी नहीं थी। अब यहाँ हल्का सा पैराग्राफ चेंज करना है। बर्नियर के इन विवरणों ने पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इस वृत्तांत का प्रयोग प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांतों को विकसित करने में किया। बाद में कार्ल मार्क्स ने शासकों की इस नीति को समाजवादी ग्रामीण समुदाय के उद्भव का विवरण बताया। इस प्रकार बर्नियर के वृत्तांतों ने पश्चिमी विचारकों को बहुत हद तक प्रभावित किया। चलिए अब हम लोग सेक्शन 3 में देखते हैं। सेक्शन 3 में क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन मिटा हुआ है कि किसानों के विद्रोह की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। तो आप लोग देख लीजिएगा ये 2009 वाला क्वेश्चन का कि दक्कन के रैयत के ऋणदाताओं के प्रति क्रोध होने के कारण क्या था। जब भारत से इंग्लैंड में कपास का निर्यात हो रहा था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, दक्कन के किसानों, यहाँ दक्कन है, ठीक है ना, दक्कन के किसानों के विद्रोह की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। दक्कन के रैयत का ऋणदाताओं के प्रति क्रोध होने के कारण क्या है। नंबर 1, जब भारत से इंग्लैंड में कपास का निर्यात हो रहा था तब महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार रैयत को खूब ऋण दे रहे थे। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति और वहां इंग्लैंड में कपास
के निर्यात से ये ऋणदाता ऋण देने में उत्सुक नहीं रहे, इसलिए दक्कन के रैयत क्रुद्ध हो गए। फिर आगे बताते हैं नंबर 2, ऋणदाताओं ने देखा कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है, इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, रैयत की अग्रिम राशियां प्रतिबंधित और बकाया ऋणों को वापस लेने का निर्णय लिया। फिर नंबर 3 में है कि 1830 के पश्चात राजस्व का नया बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व 50 से 100% बढ़ा दिया गया। इतना भारी लगान देने के लिए रैयतों को ऋण लेना अनिवार्य हो गया, परंतु ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना कर दिया। अब नंबर 4 में देखिए, ऐसे क्वेश्चन पे अगर 3 नंबर तक भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि रैयत इस बात से अधिक नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वो उनकी हालात पर कोई तरस नहीं खा रहा है और ग्राम की प्रथाओं का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, पर्वतीय शेरगाहों के विकास के पीछे अंग्रेजों के मुख्य उद्देश्य। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पर्वतीय शेरगाहों के विकास के पीछे अंग्रेजों के मुख्य उद्देश्य, यह क्वेश्चन आप लोगों को 2013 में भी और 2013 में भी पूछा गया है और 2009 में भी पूछा गया है। लेकिन इसलिए इसका जो आंसर हम लोग करेंगे 2010 वाला जब देखेंगे या 2013 वाला, तब उसका आंसर हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अभी आगे क्या है कि 1857 के विद्रोह भड़कने में धार्मिक आस्थाओं की भूमिका का टिप्पणी प्रस्तुत करें। क्या लिखा है कि 1857 के विद्रोह भड़कने में धार्मिक आस्थाओं की भूमिका पर टिप्पणी प्रस्तुत करें। देखिए नंबर 1, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। आप लोग डैश दे दीजिएगा ऐसे कि अंग्रेज प्रशासकों के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय सामाजिक प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी। हिंदू और मुसलमान दोनों के शास्त्र व समस्त विचारों को चुनौती दी जाने लगी। 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट के द्वारा प्रथाओं में शोधन किया गया। धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की समाप्ति का उत्तराधिकारी बनने से वंचित नहीं हो सकता था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी गई थी। इससे भारतीय यह महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है। फिर नंबर आगे है नंबर 2 के तत्कालिक कारण। 1857 के आरंभ में सेना में नई रॉयल एनफील्ड राइफल प्रचलित की गई। इसमें प्रयुक्त होने वाली कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसे दांत से काटा जाता था। कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी की टोपी लगी रहती थी। यह भारतीय सेना के धार्मिक भावनाओं की क्रूर अवहेलना थी। कारतूस की घटना ने बारूद के ढेर में भी चिंगारी लगाने का कार्य किया और विद्रोह फूट पड़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैबिनेट मिशन के सुझावों से भारत के राज्य शासन विधि पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा से। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में प्रांतों को 3 श्रेणियों A, B और C में रखा था। समूह ए में मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, केंद्रीय प्रांत और उड़ीसा शामिल किए गए। समूह बी में पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, सिंध और उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान शामिल किए गए। समूह सी में बंगाल और असम शामिल किए गए, जहां शेष लोगों की तुलना में मुसलमानों का अल्प बहुमत था। कैबिनेट मिशन की यह युक्ति विलक्षण तथा साथ ही अत्यधिक विवादास्पद थी। प्रांतों का वर्गीकरण मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में प्रायः पूर्ण स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान का सत्व प्राप्त हो सके। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करके
कि कांग्रेस ने संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग को उसमें असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पहल तो 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली, लेकिन 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही का सहारा लेने के लिए मुसलमानों का आह्वान किया। अब देखते हैं ग्रुप सी का क्वेश्चन, ग्रुप सी, उसके बाद फिर ग्रुप डी का भी। विजयनगर की किलेबंदी एवं सड़कें अद्वितीय एवं चित्राकर्षक थी, इसकी पुष्टि करें। विजयनगर की किलेबंदी एवं सड़कें अद्वितीय एवं चित्ताकर्षक थी, इसकी पुष्टि करें। आंसर देखिए, विजयनगर के किले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। विजयनगर के किलेबंदी एवं सड़कें निम्नलिखित रूप में अद्वितीय एवं चित्ताकर्षक थी। नंबर 1, फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक के अनुसार किले की 7 पखियां थी। इनमें न केवल शहर को अपितु कृषि में प्रयुक्त आपस के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। नंबर 2, सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शून्याकार थी। नंबर 3, पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे या किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। अब नंबर 4 में क्या है? दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गीकरण तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। विजयनगर में सड़कों की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। किले में अनेक प्रवेश द्वार थे, जिन्हें सड़कों द्वारा शहर से जोड़ा गया था। शहर के विभिन्न भाग एवं मंदिर अनेक सड़कों से जुड़े थे और इनके किनारे बाजारों की कतारें बनी हुई थी। ये सड़कें पथरीली भूमि प्रदेशों को बचाते हुए घुमावदार तरीके से बनाई गई थी, जो निर्माताओं की सूझबूझ एवं नियोजन की परिचायक थी। ये बहुत ही चित्ताकर्षक थी। अब देखते हैं, ये अथवा में इसी का क्वेश्चन है, इसी का है कि राज्य और सूफी संप्रदाय के बीच संबंधों का उदाहरणों के साथ उल्लेख करें। इसी का क्वेश्चन है, यानी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर है कि भारत विभिन्न धर्म के लोगों का शरण स्थल है। यहाँ पर विविधता एवं एकता पाई जाती है। विभिन्न धर्म और संप्रदाय के होने के कारण हमारे देश में भक्ति सूफी परंपराओं का भी प्रचलन रहा है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में आरंभ हुआ। अलवार विष्णु भक्ति में तन्मय रहते तो नयनार उत्साही शिवभक्त थे। ये दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। इन भक्तों की परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। दक्षिण भारत में चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन एवं संरक्षण प्रदान किया और विष्णु एवं शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। इन भक्तों की परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। दक्षिण भारत में चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन एवं संरक्षण प्रदान किया और विष्णु एवं शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। इस काल में उत्तर भारत में इस्लाम धर्म की प्रवेश हुआ। 711 ईस्वी में मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत के विस्तार और 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत स्थापना तक भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार
आबाद गति से होता रहा। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्र राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। 11वीं-12वीं शताब्दियों में अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए, जिनमें सर्वप्रथम शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख नासरुद्दीन महमूद आदि ने सूफी आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है कि भक्ति और सूफी दोनों ही समानांतर धार्मिक आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने भारतीय समाज को सैद्धांतिक विश्वासों, कर्मकांडों, जातिवाद तथा सांप्रदायिक घृणा जैसे बुराइयों से मुक्त कराया। प्रेम और उदारता दोनों ही आंदोलनों के मूल भाव थे। सूफी मत में खानका सिलसिला, जियारत और कव्वाली का विशेष महत्व था। सूफी संत जिक्र अर्थात ईश्वर का नाम जाप, फिर सभा अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। शासक वर्ग न केवल सूफी संतों की पवित्रता, संयम और चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित होकर उनसे संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 के भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाएं। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाएं। देखिए, भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित हुआ। इस सभा के प्रधान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति संविधान निर्माण के लिए बनाई। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह संविधान 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। नंबर 1, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर स्पष्ट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और वे अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उनके अनुसार अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अनुच्छेद 32 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 2 में है संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। यद्यपि हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद द्वारा संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी भारतीय संविधान संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। संविधान के धारा 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इस समय भारत में 28 राज्य और 7 संघ क्षेत्र हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। भारत के संविधान में संघात्मक सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती है, परंतु इसके बावजूद हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक स्वरूप की ओर है। यह प्रायः कहा जाता है कि भारतीय संविधान आकार में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। नंबर 3, संसदीय सरकार डैश देकर लिखना कि भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष है, परंतु उसकी शक्ति नाम मात्र है, वास्तविक नहीं है। अनुच्छेद 74 के अनुसार उसके परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है और वास्तव में वही कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है और इसका संसद के साथ घनिष्ठ संबंध है। अधिकतर मंत्री संसद सदस्य में से ही लिए जाते हैं और वे अपने कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्री परिषद को जब चाहे
अब दस्तक कर सकती है, अर्थात मंत्रिमंडल लोकसभा के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। नंबर 4, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 32 तक भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ये अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त नहीं है, बल्कि इनमें कई ऐसे अधिकार हैं जो राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 44वें संशोधन से पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकाल कर कानूनी अधिकार बनाने की व्यवस्था की गई है। अतः 44वें संशोधन के बाद 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जो कि इस प्रकार है। अब 6 जो फंडामेंटल राइट्स है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी का एक अथवा में क्वेश्चन है कि बंगाल में 1793 में नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करने के मुख्य कारण क्या थे? क्या इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को वंचित लाभ मिले? क्वेश्चन देखिए कि बंगाल में 1793 में नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करने के मुख्य कारण क्या थे? क्या इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को वंचित लाभ मिले? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कृषि लगान व्यवस्था में जमींदार भूस्वामी और वसूलकर्ता दोनों थे। प्रत्येक वर्ष किसानों से वसूली जमींदारों द्वारा दी जाती थी एवं जमींदार अपना हिस्सा रखकर कंपनी के पास राजस्व पहुंचाते थे। यह संपूर्ण प्रक्रिया कष्टदायक, जटिल एवं अनिश्चित बनी रहती थी। कंपनी चाहती थी कि उससे हर साल एक निश्चित राशि नियमित रूप से मिलती रहे, किंतु बंगाल में अक्सर पड़ने वाले अकाल और जमींदारों के स्वार्थ के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। इन कारणों से 1793 में कंपनी ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी, जिसकी वसूली जमींदारों के माध्यम से होनी थी। जमींदार भी इस लक्ष्य को अपने इलाके के गांव में विभक्त कर देते थे एवं वसूली के लिए गांव में तैनात करते थे। इन जमींदारों की स्थिति वस्तुतः भूस्वामी की न होकर कंपनी के अभिकर्ता की तरह थी। इसके बावजूद कंपनी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। इसके कई कारण थे। कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि उस समय के हिसाब से अधिक थी। कभी कभी फसल बर्बाद हो जाती थी या फिर कृषक भी लगान के बचाने के लिए हथकंडे अपनाते थे। इन सब का नतीजा यह होता था कि जमींदारों की देयताएं बढ़ती जाती थी और कंपनी उनकी जमींदारी के नीलाम करा देती थी। परंतु जमींदार काफ़ी होशियार थे। अपने ही आदमियों को नीलाम में खड़ा कर जमींदारी ले लेते थे और इसकी कीमत नहीं देते थे, जिससे बार बार नीलामी होती थी और कीमत गिरती जाती थी। उनकी जमींदारी और देयताएं बनी रहती थी। चलिए अब सेक्शन ग्रुप डी देखते हैं। इसमें क्या ग्रुप में लॉन्ग क्वेश्चन है कि इस उदाहरण को यहाँ क्वेश्चन क्या है? महल के बाहर की दुनिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। यानी यहाँ एक प्रकार से पैसेज दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन दीजिए। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? रानी कमलावती ने राजा से क्या सबक को त्यागने के लिए कहा? अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये आपको पढ़ना है और यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इसका आंसर देखिए। नंबर 1 में यह उदाहरण उत्तराध्ययन नामक ग्रंथ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन यह कहाँ से लिया गया है? पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराध्ययन नामक ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि रानी कमलावती ने राजा से क्या
सबको त्यागने के लिए कहा। तो इसका आंसर है कि रानी कमलावती अपने पति से याचना करती है कि वह अपने संपूर्ण साम्राज्य का परित्याग कर दें। वह अपनी समस्त विलासिता, इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुओं, लिप्साओं एवं संपत्ति से अपने को अलग कर लें। अब देखिए नंबर 3 में महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए कौन से तर्क देती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि महारानी पति से कहती है, हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब सिर्फ धर्म ही तुम्हारा रक्षा करेगा, सारा धन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जिन लोगों ने सुख का उपभोग कर उसे त्याग दिया, वे वायु की तरह स्वतंत्र पक्षियों की तरह आजाद होकर भ्रमण करते हैं। अतः इंद्रियां सुखों से नाता तोड़कर निष्काम कर्मयोगी बनो और घोर तपस्या करो। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर वही चीज है, फिर यहाँ आपको एक पैसेज मिल रहा है द्रौपदी विवाह। इस पैसेज को पढ़िए। यहाँ क्वेश्चन है कि व्यास के अनुसार पांडव किसके अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी क्यों और कैसे पांडवों की सामूहिक पत्नी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, पंचाल के राजा द्रुपद ने अपनी कन्या के विवाह के लिए किस प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्यास ने कौन सा उदाहरण सुनाया। अब देखिए इसका आंसर इधर आएगा। नंबर 1 का, व्यास के अनुसार पांडव कृष्ण के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, पांडव जब द्रौपदी के साथ अपनी कुटिया में पहुंचे तो मां ने बिना देखे आपस में बांट लेने को कहा। बाद में उसे एहसास हुआ किंतु मां का वचन टाला नहीं जा सकता था। बहुत विचार विमर्श के बाद युधिष्ठिर के फैसले के अनुसार द्रौपदी पांडवों की सामूहिक पत्नी बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि पंचाल के राजा द्रुपद ने अपनी कन्या को विवाह के लिए किस प्रतिस्पर्धा के आयोजन किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रुपद ने एक धनुष बाण प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें बाण से निशाने को बेधना था। सफल होने वाले चयन द्रौपदी के विवाह के लिए होता। क्वेश्चन नंबर 4 में जो व्यास ने कौन सा उदाहरण सुनाया। तो देखिए व्यास ने पांडवों को इंद्र का अवतार होने तथा उनकी पत्नी के रूप में द्रौपदी के पुनर्जन्म तथा एक महिला द्वारा वर के लिए शिव से 5 कर प्रार्थना करने के उदाहरण सुनाए। अब देखिए फिर से यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में इस उदाहरण का ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है पैसेज प्रकार का आज भी आप लोगों को पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, उस पर यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन क्या है, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दावा किसे कहा जाता था। नंबर 3, भारत में डाक व्यवस्था प्रभावशाली थी, इब्न बतूता ऐसा क्यों समझता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था के नाम। 2 डाक व्यवस्थाएं, अश्व डाक और पैदल डाक, ये 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दावा किसे कहा जाता था। तो कहा जाता है कि पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे जिसे दावा कहा जाता था, जो मील 1/3 होता था, जो मील का 1/3 होता था। नंबर 3, भारत में डाक व्यवस्था प्रभावशाली थी, इब्न बतूता ऐसा क्यों समझता था। डाक व्यवस्था इतनी फुर्तीली और व्यवस्थित थी कि इब्न बतूता काफ़ी अचंभित हुआ। गुप्तचरों की रिपोर्ट सिंध से दिल्ली मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी, जबकि आमतौर पर इस दूरी को तय करने में 50 दिन लगते थे। ठीक है। फिर बिल्कुल इसी प्रकार हूबहू यही पैसेज प्रकार क्वेश्चन है, इस चीज को पढ़िए। फिर यहाँ है, इस तालाब का निर्माण किस राजा के साथ जुड़ा। यहाँ अगर पढ़िएगा तो आपको तालाब का जिक्र मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, तालाब में पानी किस तरह जमा होता था। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि आप ऐसा किस आधार पर सोचते हैं कि इस तालाब के निर्माण में बहुत सारे लोगों को लगाया गया। तो देखिए इस तालाब
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि इस तालाब का निर्माण विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब, दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाले पानी इसी में जमा हो जाता था। इसके अतिरिक्त इसके बाहर की ओर पहाड़ियों के बाहर निचले भागों में बहने वाली पानी को लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों में लाया जाता था। 1 मील जिसका पानी एक छोटी नदी में बहता था, उसका पानी इसमें लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, इस तालाब का निर्माण एक पहाड़ी को ध्वस्त कर दिया गया, साथ ही इतने लंबे पाइप स्तंभ उन पर कारीगरी एवं भारी भरकम काम के लिए अवश्य ही बहुत सारे लोगों की मेहनत की जरूरत पड़ी होगी। खुद इस तालाब का वर्णन करने वाले लेखक पेश वहां मौजूद थे और उन्होंने भी 15-20 हजार लोगों को काम पर लगे देखा। वे इतनी बड़ी संख्या में थे कि चींटियों की तरह दिख रहे थे। फिर यहाँ पर बिल्कुल अभी उसी प्रकार का है कि यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा इस पैसेज को। फिर यहाँ क्वेश्चन है, डॉक्टर खुशदेव सिंह अपने मित्रों से कब और कहाँ मिला। क्वेश्चन नंबर 2, खुशदेव सिंह के मित्रों ने उन्हें क्या भेंट दी। क्वेश्चन नंबर 3, खुशदेव सिंह मानवता एवं सौहार्द की मिसाल थे, कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, उनके कराची आगमन के दौरान उनके मित्रों ने किस तरह आत्मीयता दिखाई। तो देखिए किस तरह आत्मीयता दिखाई। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, खुशदेव सिंह के मित्रों ने उन्हें अंगूर की टोकरी भेंट दी। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि डॉक्टर खुशदेव सिंह अपने मित्रों से कब और कहाँ मिला। तो डॉक्टर खुशदेव सिंह अपने मित्रों से कराची हवाई अड्डा पर 1949 में मिले। क्वेश्चन नंबर 2, खुशदेव सिंह के मित्रों ने उन्हें क्या भेंट दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, खुशदेव सिंह के मित्रों ने उन्हें अंगूर की टोकरी भेंट दी। क्वेश्चन नंबर 3, खुशदेव सिंह मानवता एवं सौहार्द की मिसाल थे, कैसे। तो बंटवारे के दौरान डॉक्टर साहब ने बिना किसी भेदभाव के उनके दुखों को कम करने का प्रयास किया एवं हर संभव सहायता दी। इससे उनकी अपार मानवता एवं सौहार्द के स्पष्ट दर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उनके कराची आगमन के दौरान उनके मित्रों ने किस तरह आत्मीयता दिखाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है कि जब 1949 में उन्हें एक यात्रा के दौरान कराची हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ा, तो उनके पुराने जानने वाले आकर उनसे अत्यंत स्नेह से मिले एवं रात्रि भोजन तक साथ रहे। डॉक्टर साहब को जरा भी असुविधा नहीं हो इसके लिए वे विवाद कर बाहर निकल गए, परंतु वे बाहर ही इंतजार करते रहे ताकि वे उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता सके। उन्होंने भेंट स्वरूप अंगूरों की एक छोटी टोकरी डॉक्टर साहब को दी। फिर यहीं पर ये क्वेश्चन देखिए, ये 2014 में पूछा हुआ है यह पैसेज और यह 2012 में जैक में ही पूछा गया है। तो ये पैसेज पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत ने किस बात के लिए लोगों को सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 2, खंडित निष्ठा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंत के अनुसार प्रजातंत्र में एक देशभक्त की 3 पहचान बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, इस उदाहरण में लोकतंत्र के डूबने के कारणों का उल्लेख किया गया है। देखिए नंबर 1 का जवाब, गोविंद वल्लभ पंत ने एक निष्ठावान नागरिक बनने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब, सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कहीं भी निष्ठा होने से वह खंडित निष्ठा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार देशभक्त नागरिक की 3 पहचान है। नंबर क, उसे समुदाय एवं खुद को हटाकर इससे ऊपर सोचना चाहिए। ख, उसे अनुशासित होना चाहिए। ग, उसकी संपूर्ण निष्ठा राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, इसे व्यक्ति या समूहों के बीच में नहीं बांटना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब यहाँ है कि यदि प्रतिस्पर्धी निष्ठाएं ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दें जिससे कोई व्यक्ति या समूह अपने अपव्यय पर अंकुश न लगाएं या अन्य हितों की परवाह न करें, राज्य के प्रति निष्ठा न रखें, तो ऐसे में लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र आप लोगों को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को चित्र पूछेगा।
क्वेश्चन नंबर है कि भारत में दिए गए रेखा चित्र मानचित्र पर हड़प्पा संबंधित किन्हीं 5 स्थलों का चिन्हित कर उनके नाम लिखें। इस प्रकार से आप लोगों को चित्र देगा और इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। और आप लोगों का नामकरण करना है। जैसे यहाँ हड़प्पा है तो इस प्रकार से यहाँ रेखा करके इस प्रकार से टाइम खींच करके यहाँ नाम लिख सकते हैं, तो यहीं लिख सकते हैं। जैसे बनावली यहाँ है तो यहाँ बनावली यहीं आप लिख सकते हैं, या तो ऐसे रेखा खींच करके यहाँ बनावली लिख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ आगे दिया हुआ है क्वेश्चन इसी का 22 का अथवा में जो क्वेश्चन है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित 5 स्थानों को चिन्हित करें एवं उसके नाम लिखें। आगरा, गोलकुंडा, पानीपत, अजमेर, बीजापुर। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि देखो यहाँ पर जरा सा टीका दे दिया है और लाइन खींच करके पानीपत दिखा दिया है। जैसे आगरा यहीं लिख दिया है तो यहाँ पर आप ऐसे करके रेखा खींच करके आगरा यहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के 5 केंद्रों को चिन्हित करें एवं उसके नाम लिखें। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया मेरठ है, दिल्ली है, लखनऊ है, झांसी है, कानपुर है, इलाहाबाद है, बहुत सारे नाम दिए हैं। तो आप लोगों को पांचों को याद रखना है। आप यहाँ भी नाम लिख सकते हैं, या तो ऐसे करके आप रेखा खींच करके नाम कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग 2009 का हम लोग कम्प्लीटली क्वेश्चन बैंक हम लोग 2009 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे 2010 वाला आगे के पार्ट में करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को आएगा नोटिफिकेशन मिलता रहे।